स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th एंड 10th। तो आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बेसिकली मैं आपको पूरा एक्सक्रीशन का प्रोसेस ही समझा दूंगी, साथ में अगर टाइम मिला तो मैं आपको प्लांट का भी प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन समझा दूंगी कि कौन से प्लांट के पार्ट से कौन सा प्रोडक्ट रिलीज होता है एज अ वेस्ट मटेरियल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो बच्चों, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ने से पहले ये ध्यान में रखेंगे कि एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होता क्या है। सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन क्या होता है मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस of removal of harmful metabolic waste from our body, राइट? तो एक्सक्रीशन आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके अलावा हार्मफुल मेटाबॉलिक में आप ये कर लो, ये कैसे वेस्ट होते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। ऐसे वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। नाइट्रोजन लिख रही हूं मैं, नाइट्रोजनस। नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये समझ में आ गया कि एक्सक्रीशन क्या होता है। अब वर्टिब्रेट्स में, यानी कि हम लोगों में जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, उनकी एक अलग कैटेगरी होती है वर्टिब्रेट्स की। हमारे पास किडनीज होते हैं, पर कुछ लोगों के पास फ्लेम सेल्स होते हैं। प्लेनेरिया के पास फ्लेम सेल्स होते हैं, जिससे एक्सक्रीशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है उनकी बॉडी में। उसके अलावा अर्थवॉर्म के पास नेफ्रीडिया होता है। कॉकरोचेस के पास मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये तो कुछ, और हाँ, जो भी सी साइड में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है, जैसे प्रॉन्स है, उनके पास ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं। सबका प्रोसेस सेम होता है, सब एक्सक्रीशन ही परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमारा किडनी है, वैसे किसी के पास मालफिजियन ट्यूब्यूल्स है, किसी के पास नेफ्रीडिया है, किसी के पास फ्लेम सेल्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीशन होता है हम ह्यूमन बींग्स में, उनमें सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं ये जान लेते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। चलो, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होगा? सबसे पहले पेयर ऑफ किडनीज। किडनीज के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता, राइट? उसके अलावा क्या होता है? उसके बाद है पेयर ऑफ यूरेटर्स, दोनों किडनी को कनेक्ट करने वाला टू द यूरिनरी ब्लैडर। पेयर ऑफ यूरेटर्स। अब उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे स्टोरेज होगा यूरिन का। मैं आप लोगों को ना यूरिन फॉर्मेशन भी समझा दूंगी। यूरिनरी ब्लैडर, उसके अलावा क्या होता है? यूरेथ्रा, जिस रास्ते से, जिस पॉइंट से यूरिन कम आउट कर, मतलब बॉडी से बाहर आता है, दैट इज यूरेथ्रा। द ट्रैक्ट फ्रॉम वेयर द यूरिन पास आउट फ्रॉम द बॉडी। अब किडनीज जो है वो हमारे बैकबोन के साइड में इन द एब्डोमेन प्रेजेंट होती है। छोटी छोटी होती है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं। लेंथ उसके 10 to 12 सेंटीमीटर होते हैं, विड्थ होता है 5 to 7 सेंटीमीटर, और लगभग 150 ग्राम वेट होता है किडनी का। अब किडनी जो है, किडनी ही प्रोड्यूस करती है यूरिन किडनी से पास थ्रू होते हैं फ्रॉम द यूरेटर और स्टोर हो जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, और वहां पे ही स्टोर रहते हैं, रिमेन रहते हैं जब तक वो अर्ज नहीं होती कि यूरिन पास करना है थ्रू द यूरेथ्रा। तो ये तो एक सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब स्ट्रक्चर जब हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन का, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ।
नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन जो है ये क्या है, बेसिकली आपके किडनी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर आउट करता है और एक्सेस जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ब्लड में उन सबको फिल्टर आउट करता है। तो नेफ्रॉन इज व्हाट? इट इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of kidney, right? That process to filter out nitrogenous waste, electrolytes, salts वगैरह, electrolytes, right? Electrolytes and excess water from the blood। कहाँ से? ब्लड से ही तो एक्सक्रीट आउट होगा, ब्लड में ही तो ये सारी चीजें प्रेजेंट है ना। अब हर एक नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में, ठीक है, मिलियंस में होते हैं नेफ्रॉन्स। तो हर एक नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर लिखो, यहाँ पे लिखो, मेरे साथ साथ लिखते जाओ बच्चों। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होंगे? मैल्फिजियन कॉर्पसल्स और रीनल ट्यूब्यूल। मैल्फिजियन कॉर्पसल और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझा दूंगी, उससे सारा स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड। हाँ जी, सो आई होप कि इस सेशन से आपको इतनी हेल्प मिले कि इसके बाद आप कभी भी लाइफ में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन ना भूल पाओ और पूरा का पूरा एक्सक्रीशन का सिस्टम ही आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। चलो, स्पेलिंग ही मैंने गलत लिख दी। एक सेकेंड बच्चों। कौन कौन से दो पार्ट्स मैंने आप लोगों को बताया अभी? मैल्फिजियन कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल्स, राइट? अब इन दोनों के भी ना सब पार्ट्स होते हैं। कौन सा कलर चूज करूं मैं, आप लोग बताओ। चलो ग्रीन चूज करती हूँ। इनके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मैल्फिजियन कॉर्पसल्स के 2 पार्ट्स हो जाएंगे, बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, राइट? अब ट्यूब्यूल्स जो हैं, जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में, वहां पर 3 अलग अलग ट्यूब्यूल्स निकल के आते हैं। बेसिकली ट्यूब्यूल्स कहाँ से निकल के आ रहे हैं? बोमन्स कैप्सूल का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है, पर क्योंकि वो ट्यूब्यूल है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसको हम अलग ही रीनल ट्यूब्यूल्स में कंक्लूड कर देंगे। तो उसमें हो जाएंगे 3 पार्ट्स। कौन कौन से आप लोगों को पता है ऑलरेडी, बिल्कुल भी डरना नहीं है। पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, राइट? इजी है ना? चलो अब मैं थोड़ा सा ना इसको आपको समझा के बताती हूँ, बनाकर बताती हूँ बेसिकली। ऑरेंज। तो सबसे पहला पार्ट होता है यानी कि बोमन्स कैप्सूल का।
वो ऐसा कुछ होता है। ये क्या है, कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है ना, खोखला सा स्ट्रक्चर है, अंदर में कुछ होगा मे बी, राइट। तो ये क्या है, बोमेन्स कैप्सूल है। ऐसे में क्यों कर रही हूँ, हाईलाइट क्यों नहीं कर दे रही, हाईलाइट होगा भी कि नहीं होगा ऐसे करके, नहीं होगा, वो लिखे हुए चीज में ही होता है, इसमें बहुत दिक्कत है। इसको मिटा दो, अच्छा नहीं लग रहा ना ये वाला पोर्शन ऐसे करके, हाँ ऐसे ही रहने देती हूँ, थोड़ा साफ सुथरा सा लगेगा। इसके बाद चलो ग्लोमेरुलस बना देते हैं। ये कुछ नहीं, नेटवर्क ऑफ हाईली कॉइल्ड कैपिलरीज है, जहां से ब्लड आ रहा है, ठीक है। वो छोड़ दो, उसको उसको आप छोड़ दो, पहले इतना ही देखो। ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, फाइन। ये है बोमेन्स कैप्सूल, ये है ट्यूब्यूल्स। अब इन ट्यूब्यूल्स को मैं आप लोगों को अलग अलग की पोर्शन में करके समझा देती हूँ। जो सबसे नजदीक पोर्शन होगा ट्यूब्यूल का, तो नजदीक का क्या मतलब होता है, प्रॉक्सिमल, तो ये हो जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT। लिख देती हूं मैं पूरा ही, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये वाला पोर्शन, दिस इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। लूप बन रहा है ना यहाँ पर, लूप ऑफ हेनले। और ये जो दूर का पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पता नहीं क्या लिखी हूँ, कॉन्वोल्यूट लिखी हूँ मैं, के रंग रंग इश्क दा। चलिए डिस्टल, ये क्या हो गया, मैं जब भी पेन चूज करती हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है बच्चों, ये तो गलत है ना, कॉन्वोल्यूटेड, हाँ जी अब सही हो गया मेरे साथ सब कुछ, ये हो गया। ये वाला जो पूरा पोर्शन है, दिस इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट, और ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो जाता है यूरेटर से अटैच्ड, यूरेटर से जाएगा ये यूरिनरी ब्लैडर के पास। ठीक है, कितना इजी तो था। अब इसमें समझने के लिए कुछ भी नहीं है, सीधा ये समझो कि ये दोनों पोर्शन है, दिस इज माल्फिजियन कार्पसल, इसके अंदर ग्लोमेरुलस है जो जिसके अंदर बहुत सारी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। कैपिलरीज के अंदर क्या होगा, ब्लड होगा, ब्लड से क्या होगा, छन के आएगा सारा चीज। तो जो सबसे ज्यादा एक्टिव अब्जॉर्प्शन होता है, जो जहां पर फिल्टर होता है ब्लड, वो होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है। फिल्टर होगा ब्लड कहाँ पे, ग्लोमेरुलस के अंदर, राइट। और यहां से जो सबसे नजदीक पोर्शन है ट्यूब्यूल का, उसको कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर लास्ट में जाकर ना ऐसे ये ऐसा करके शार्प यू टर्न ले लेता है, यू टर्न, यू पिन की तरह, तो ये होता है लूप ऑफ हेनले। और जो ट्यूब्यूल का पार्ट बोमेन्स कैप्सूल से सबसे दूर है, सोचो कितना दूर है, यहां से होते हुए फिर जाके यहाँ पे दूर है ना, डिस्टेंस बन गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया, तो दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट के साथ मिल जाएगा, और ये कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर के साथ अटैच हो जाएगा, और यूरेटर जो है वो ट्रांसफर करेगा यूरिन को। अब मेन बात है कि कैसे कैसे ये काम कर रहा है, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, यही तो सोच रहे होगे। चलो अभी बताती हूँ। सबसे पहले एक्टिव जो अब्जॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन समझ लो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो कहाँ पे हो रही है, आपके माल्फिजियन कॉर्पसल्स में हो रही है। कौन सा कलर लूं मैं, येलो ले लेती हूँ, चलो। यहाँ पे इतने पूरे पोर्शन में क्या होगा, ये ऐसे गोला अच्छा नहीं लग रहा, इतना अच्छा मैं बनाई हूं ना, इसको हटा देती हूँ, हाँ ऐसे कर देते हैं। चलो इस पोर्शन में क्या होगा, यहाँ पे होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन,
आपको पता ही है फिल्ट्रेशन के ही लिए तो इतनी सारी झंझटें हो रही है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पे होने के बाद जो छन के आता है ना सामान, जिसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं, जो छनने के बाद फिल्ट्रेट बचा, वो फिल्ट्रेट यहाँ से होते हुए पीसीटी तक आएगा। अब पीसीटी में क्या होता है, यहाँ पे होगा रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ किसका किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, ग्लूकोज का होगा, अमाइनो एसिड्स का होगा, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट्स का होगा, ठीक है, इन सब का सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, राइट। उसके बाद लूप ऑफ हेनले में क्या हो रही होगी, लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट जो है वो पास करेगा थ्रू एक्वापोरिन। इतना ज्यादा डीप में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ। लूप ऑफ हेनले में सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसमें से निकलकर आ जाती है, सॉल्ट का फिल्ट्रेशन समझ लो लूप ऑफ हेनले में। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में फिर से रीअब्जॉर्प्शन होगा सेलेक्टिव आयंस का, और यहाँ पे पीएच ऑफ ब्लड विल बी मेंटेन्ड, सेलेक्टिव, छोटा छोटा लिखूंगी, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन शॉर्ट में लिखा है, समझ जाना, ऑफ आयंस एंड पीएच मेंटेन्ड, ठीक है। डीसीटी समझ में आ गया, यहां पर भी लिख लो आप रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, समझ में आ गया, ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब कलेक्टिंग डक्ट के पास क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट में मैक्सिमम एक्सेस वाटर का अब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर and excess water is filtered out, समझ में आ गया। अब जो चीज बची ना वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सा यूरिन होगा, ठीक है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा। बस इतना ही था, ट्यूबुलर सिक्रीशन होगी, सारी चीजें, सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन मैंने आप लोगों को समझा दिया, एंड मैंने आपको ये भी समझा दिया कि किस तरीके से कौन कौन से पोर्शन में क्या क्या प्रेजेंट है। एक और चीज, एक छोटी सी चीज है, चलो ऐसे ही बता देती हूँ, या ये वाला कलर ले लेती हूँ। किडनी के ना बच्चों दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला, मेडुला। तो जो पोर्शन कॉर्टेक्स में आता है, नेफ्रॉन का जो पोर्शन कॉर्टेक्स में आता है, दैट इज ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ठीक है। और मेडुला में कौन सा पोर्शन आता है, लूप ऑफ हेनले, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर इसको भी आप मेंशन कर दोगे एग्जाम में, अगर पूछा गया स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड ब्रीफली डिस्क्राइब एंड एवरीथिंग, तो पूरा ये वाला जो चार्ट मैं आप लोगों को समझाई हूँ, ये सारी चीजें समझा देना, फुल मार्क्स आएंगे, पक्का पक्का फुल मार्क्स आएंगे। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया आप लोगों को, कैसे कैसे दो दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, उन दो पार्ट्स के भी सब पार्ट्स। और यहाँ पे देखो, इसमें समझ में आ जाएगा, ये जो सबसे नजदीक ट्यूब्यूल है दैट इज प्रॉक्सिमल, जो ये कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, अंदर में ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है, ब्लड से पास हो रहा है सारा फिल्ट्रेट। उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले के बाद ये वाला जो पोर्शन है दिस इज डीसीटी, और ये कौन सा पोर्शन, ये वाला नहीं, ये वाला कौन सा पोर्शन है, कलेक्टिंग डक्ट का पोर्शन है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ पे हमारा ये वाला एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अच्छा, प्लांट का मुझे बताना था ना, मैं फटाफट से आप लोगों को लिखकर बता देती हूँ।
excretion in plants. चलो सबसे पहले ऑक्सीजन जो कि एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, वो कहाँ से एक्सक्रीट आउट हो रहा है? थ्रू फोटोसिंथेसिस. सबसे पहला O2, सॉरी फोटोसिंथेसिस नहीं, स्टोमेटा. ठीक है, O2 कहाँ से निकल रही है? स्टोमेटा से. दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट होगा एक्सेस वाटर, जो कहाँ से निकलेगा? ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ये भी स्टोमेटा से. वाटर यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सेस, ये भी कहाँ से निकल रहा है? स्टोमेटा से. थर्ड कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट होगा? बताओ बताओ कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट होगा? सोचो. रेजिन्स एंड गम्स, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जाइलम में. रेजिन्स एंड गम्स जाइलम में. इन रेजिन्स और गम्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है. ये बहुत सारी चीजें बनाने के लिए काम आते हैं, कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, रबर बनाने के काम आते हैं. ठीक है, पॉलीथिन वगैरह बनाने के भी काम आते हैं. ये सारी चीजों में थर्माकोल वगैरह बनाने के काम आ जाते हैं. तो ये सारी चीजें बाद में एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है. कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी ऐसे होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट के. तो एसेंशियल ऑयल आप लोगों को पता ही है, सैंडल ऑयल, लेवेंडर ऑयल, बहुत सारी खुशबू वाली जो ऑयल्स होती है उनको एसेंशियल ऑयल बोला जाता है. वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही आप लोगों को बता देती हूँ. और कुछ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो बाकी के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो सॉइल में चले जाते हैं और सॉइल अब्सॉर्ब कर लेता है उसको. ठीक है, फाइन. तो प्लांट का समझ में आ गया आप लोगों को, और बाकी ह्यूमन का तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन समझ में आ ही गया होगा. बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. आई होप दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट इन योर एग्जाम. अच्छे तरीके से पढ़ो बच्चों, मन लगा के पढ़ो. अगले सेशन में मैं फिर से कोई एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर आऊंगी आपको एक्सप्लेन करने के लिए. टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. प्रिपेयर वेल, टेक केयर एंड बाय बाय.